नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसएसटी वाला चैनल में। और जिस प्रकार से आपने देखा कि पार्ट 1 हमने इस चैप्टर का बना दिया है और अब आज पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है सोवियत संघ के विघटन का कारण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजनीतिक कारण क्या रहा है। तो राजनीतिक कारण में देखेंगे यानी पॉलिटिकल जो रीज़न है वो क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार पर अपना नियंत्रण खो दिया। दूसरा है लोगों ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग की। तीसरा है विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन क्या हुए, विकसित हुए। अर्थात कहें तो कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या करा, पहले तो सरकार पर नियंत्रण खो दिया। दूसरा लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग हुई, जैसे कि हमने पहले ही कहा था ग्लास्तनोस्त और पुनर्संरचना, ठीक है, ग्लास्तनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति चली थी, ठीक है, जिसने लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग को बढ़ा दिया था। विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन विकसित हुए, ठीक है, ये 15 गणराज्यों को मिला के बना था, जिसके कारण अब प्रत्येक गणराज्य के लोगों ने क्या करा, राष्ट्रवादी आंदोलन करने शुरू कर दिए। इसीलिए पहला राजनीतिक कारण हुआ सोवियत संघ के विघटन का। दूसरा जो कारण है वह है आर्थिक कारण है, यानी कुप्रबंधन के कारण अर्थव्यवस्था संकट में आ गई थी। काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे के खर्च हो चुके थे क्योंकि संसाधनों पर ये खर्च कर रहे थे। दूसरा है सैन्य और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को बनाए रखने की लागत, यानी जो कॉस्ट होती थी बहुत अधिक होती थी। आर्मी में पैसा लगाते थे, स्पेस में लगाते थे, जिसमें कई सारे पैसे लगते थे, जिससे कोस्ट बहुत ज़्यादा निकल के आती थी। अगला है खाद्यान्न की कमी और मुद्रास्फीति ने जनता में असंतोष बढ़ा दिया। देखिए, अगर अधिक से अधिक पैसे खर्च होंगे, ज़ाहिर-सी बात है सेना पे और अंतरिक्ष पे तो पैसे की कमी होगी, जिससे अनाज का उत्पादन भी नहीं होगा। और जब अनाज का उत्पादन नहीं होगा, तो कम अनाज की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति भी आ जाएगी। तो ये आर्थिक कारण हुए। सामाजिक कारण देखें तो जातीय संघर्ष होता था और राष्ट्रवादी आंदोलनों पर, यानी कई सारी 15 गणराज्य थे, तो 15 क्या होंगे, 15 गणराज्य, तो ज़ाहिर सी बात है अलग-अलग 15 प्रकार की जातें ही मान लो, अलग-अलग प्रकार के नस्ल के लोग होंगे, तो उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा चलेगा। अगला है विभिन्न गणराज्य स्वतंत्रता चाहते थे। मेन बात है कि भैया प्रत्येक गणराज्य स्वतंत्रता चाहता है, आज़ादी चाहता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कारक, यानी कि कुछ इंटरनेशनल फैक्टर भी है जो जिम्मेदार हैं, जैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ में लोकतांत्रिक आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। यानी जो अमेरिका है और जो पश्चिमी देशों ने क्या करा, सोवियत संघ में डेमोक्रेटिक जो आंदोलन होते थे उनको प्रोत्साहित किया कि आप लोकतंत्र की मांग करें। अगला है 1979 में क्या हुआ, 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण से क्या हुआ, संसाधनों का और अधिक दोहन हुआ। अफगानिस्तान पर क्या हुआ था, सोवियत आक्रमण हुआ था, जिससे पूरा का पूरे संसाधन यानी पूरे के पूरे रिसोर्स, पैसा और आप बोलोगे जान माल, जो भी चीज़ थी सब की सब थोप दी गई। अब सब की सब चीज़ें झोंक दी गई अफगानिस्तान के युद्ध में, जिसकी वजह से काफ़ी अधिक दोहन हुआ संसाधनों का। इस कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। 1991 तक सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। रूस के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, ठीक है, ने सोवियत संघ को भंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, सबसे पहली बात जो आती है वो है कि जो जो रूस है, ठीक है, तो 15 गणराज्य थे मान लीजिए, उस 15 गणराज्य में सबसे बड़ा भाग कौन था, रूस। तो रूस के ही राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, उन्होंने सोवियत संघ से खुद को अलग करने की घोषणा की। 25 दिसंबर 1991 की बात है, सोवियत संघ आधिकारिक रूप से विघटित हो गया। तो ये डेट याद रखे ना आप। देखिए, काले अक्षर में मैंने पहले ही इसे हाईलाइट कर रखा है। बात आता है सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उससे कुछ परिणाम भी हुए। उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, ठीक है। सोवियत संघ जब विघटन हो गया तो उसका परिणाम क्या निकल गया, तो आप ये जानते हैं 2 ध्रुव थे, तो ज़ाहिर-सी बात है एक ध्रुव नष्ट हो गया तो एक ध्रुव ही बचेगा। जैसे कि हम वाले बोले तो विश्व में अब 2 महाशक्तियाँ यानी कि अमेरिका बनाम सोवियत संघ नहीं रही, अब खाली एक महाशक्ति रही, वह है अमेरिका। दूसरा है अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया, जिससे एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई, शीत युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि 2 महाशक्तियों के बीच ही तो शीत युद्ध था। अब एक महाशक्ति अगर खत्म हो गई तो एक महाशक्ति के बीच कैसे शीत युद्ध होगा, इसीलिए अब शीत युद्ध भी समाप्त हो गया, जिससे बड़े युद्ध की संभावना कम हो गई। दूसरा है सबसे पहले तो भाई शीत युद्ध और दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि नए देशों का गठन हुआ, क्योंकि 15 गणराज्य टूटेंगे तो नए-नए देशों का गठन होगा। तो जैसे कि कौन-कौन से देश गठन हुआ, कौन-कौन से नए देश उभरे, जैसे हम बात करें रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान और अन्य शामिल थे। रूस यूएसएसआर का उत्तराधिकारी राज्य बन गया और उसने संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी यूनाइटेड नेशन
सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सीट सहित अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। ठीक है, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें थी यूएसएसआर की वो सब रूस को प्राप्त हुई। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलाव हुआ। ठीक है, क्योंकि जब यूएसएसआर ही नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, साम्यवाद वहाँ पे खत्म हो जाएगा और पूंजीवाद की ओर बदलाव होगा। अधिकांश नव स्वतंत्र राज्यों ने लोकतंत्र को अपनाया और बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया। रूस और अन्य देशों ने उद्योगों का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक जो संघर्ष होते थे वो अब उत्पन्न हो गए। अमेरिकी प्रभुत्व का उदय हुआ। अमेरिका विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गया। सैन्य शक्ति के मामले में भी वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया और अमेरिकी संस्कृति, पूंजीवाद और लोकतंत्र दुनिया भर में फैल गए। इस प्रकार से अब निष्कर्ष निकलता है कि सोवियत संघ के विघटन ने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया और वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव लाए। अमेरिका प्रमुख शक्ति बन गया, जबकि रूस और अन्य पूर्व सोवियत गणराज्य आर्थिक और राजनीतिक बदलाव से जूझ रहे थे। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप पहला पार्ट और दूसरे पार्ट को बार-बार देखें। इससे आपका जो चैप्टर है वो एकदम थोड़े ही समय में अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको मेन जो पॉइंट है वो अच्छे से याद हो जाएंगे। आप इनका चाहे तो आप इनका नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं। आप चैनल के साथ बने रहिए, नेक्स्ट चैप्टर भी मैं डालूंगा इसी चैनल पर। और थैंक यू सो मच। बस आप चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।